मैम। यस मैम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम आज अपने कंपनी लॉ में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी मैंने आपको बताया था, हमने हमारे सिलेबस को 4 हिस्सों में बांटा है, पार्ट ए, बी, सी एंड डी। पार्ट ए में हमारे चैप्टर नंबर 1 to 5 कवर होते हैं, जो कि हमने कर लिए हैं, डन, वी हैव डन। ठीक है, पार्ट बी में हमारा चैप्टर नंबर 6 से लेके 10 प्लस चैप्टर नंबर 14 ये कवर होता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट बी, और पार्ट बी का हमारा पहला चैप्टर दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं आपको ब्रीफ करूं इसके बारे में, तो मैं आपको बोलूँगी, जस्ट अ मिनट, है ना, 1 मिनट होल्ड करें बस। तो जी मैं बात कर रही थी कि जब हम पार्ट ए के बारे में बात करते हैं तो हमने समझा कि हमारी कंपनी क्या होती है, किस तरीके की होती है, कंपनी को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है, कंपनी कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी और एक कंपनी दूसरी कंपनी में कैसे कन्वर्ट हो सकती है, ये हमने पार्ट ए में समझा। ठीक, अब हम पार्ट बी में कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंसिंग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? फाइनेंसिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ कि कंपनी के 2 तरीके के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। कंपनी के 2 तरीके के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो सकते हैं। इट मे बी शेयर कैपिटल और इट मे बी डेप्ट कैपिटल। ठीक है, ये शेयर कैपिटल भी हो सकता है और डेप्ट कैपिटल भी हो सकता है। जब मैं शेयर कैपिटल की बात करूंगी तो इसका मतलब जब कंपनी शेयर्स इशू करती है ना, कंपनी शेयर इशू करके जब पैसा इकट्ठा करती है बाय वे ऑफ इशूइंग ऑफ शेयर्स। ठीक है, और ये शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं और कंपनी के इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं। जब कंपनी डेप्ट कैपिटल की बात करती है, मतलब उधार से कंपनी पैसा सोर्स करती है, इन दैट सेंस 2 तरीके के सोर्सेज हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी कुछ हम मान सकते हैं। जैसे कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है, ठीक है, कंपनी लोन ले सकती है, या कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है। डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने का मतलब, देखिए, डिबेंचर आप सबने कहीं ना कहीं सुना होगा कि कंपनी डिबेंचर इशू करती है और कंपनी के डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं। या कंपनी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है, या कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, इस डिपॉजिट्स शब्द के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन आपको कर दूंगी, क्योंकि अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये डिपॉजिट शब्द ना अब काम आने लग जाएगा। ठीक, तो एक मुझे बात बताइए कि आपने कभी सुना है ये घर में कि हम बैंक में एफडी करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं? हैव यू हर्ड समवेयर? घर में सुना होगा पापा से बैंक में एफडी कराई। ठीक है, यस मैम। जब हम बैंक में एफडी कराते हैं तो ये माना जाता है दैट इज द सेफेस्ट वे ऑफ डिपॉजिट। सेफेस्ट वे ऑफ डिपॉजिट का मतलब ये मन में भरोसा होता है कि कोई भी पैसा कहीं भी जाए, लेकिन एफडी का पैसा मेच्योरिटी पे, ड्यू डेट पे ब्याज के साथ हमको वापस मिलेगा। ये भरोसा हमारे पास होता है या नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, जब बैंक में हम फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक के लिए ये एफडी लायबिलिटी है या असेट है बैंक के लिए? मैं उस टाइम तो उनके पास अगर एसेट्स है ना, बैंक के पास पैसे चला गया तो उसके पास फिलहाल एसेट्स हो गई, और जब वो पे करेगी तो लायबिलिटी हो जाएगी उस टाइम। अच्छा, कोई और? जब हम बैंक में एफडी करवाते हैं तो इट इज व्हाट फ्रॉम द बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? मैम लायबिलिटी है। लायबिलिटी, हाँ, बैंक के लिए लायबिलिटी, क्योंकि बैंक को पता है ये पैसा तो मुझे वापस देना है। लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? असेट है।
ठीक है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये असेट है, क्योंकि हमारा पैसा अमानत की तरह हमने बैंक में रखा है, जो बैंक हमें ब्याज के साथ मैच्योरिटी पे दे देगा। इंडियन लॉ में, कंपनीज एक्ट में जैसे बैंक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, उसी तरीके से डिपॉजिट्स कंपनी भी एक्सेप्ट कर सकती है। डिपॉजिट कंपनी भी एक्सेप्ट कर सकती है, और जब कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो बोला कि ये डिपॉजिट, लॉ ये बोलता है डिपॉजिट शब्द के साथ ये जो भरोसा जुड़ा हुआ है ये टूटना नहीं चाहिए। इसका मतलब चाहे बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करे या कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे, दोनों की ही ये जिम्मेदारी होती है कि जो पैसा डिपॉजिट के नाम से जमा हुआ है वो ब्याज के साथ मैच्योरिटी पे लौटाना ही पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि इसका मतलब कोई बैंक का लोन नहीं चुकाना पड़ेगा या डिबेंचर वाला पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो भी सब ठीक है, वो भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सीवियरिटी की बात करें कि कौन से लोन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, तो डिपॉजिट्स वाले लोन को। तो यानी कंपनी जब डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, इट इज़ अ बोरोइंग बाय कंपनी। लेकिन ये खास तरीके की बोरोइंग है। खास तरीके की बोरोइंग मतलब जब कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करके उधार लेती है तो स्पेसिफिक तरीके के प्रोविजंस, स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस, बहुत मुश्किल प्रोविजंस कंपनी के ऊपर लगते हैं और कंपनी इसमें डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकती। अगर डिफ़ॉल्ट करती है तो कई सारे रिपरकेशंस, मतलब कई सारे परिणाम कंपनी को भुगतने पड़ते हैं डिपॉजिट के रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट के कारण। ठीक है, क्या क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। बस अभी आपके समझने के लिए इतना कि अगर कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है तो ये कंपनी के लिए एक तरीके के बोरोइंग है, जैसे डिबेंचर बोरोइंग होती है, जैसे लोन बोरोइंग होता है। जो मैंने अभी बात बोली वो आपको समझ में आई? इसमें कोई डाउट? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को शेयर कैपिटल के साथ। और शेयर वर्ड आपने बहुत सुना होगा, है ना, 11-12 से शेयर शब्द आप सुनते आ रहे हो। ठीक, अगर मैं शेयर शब्द को डिफाइन करूं तो मैं कहूँगी ये कंपनी की यूनिट, कंपनी की कैपिटल का वो सबसे छोटा हिस्सा है जिसमें कंपनी की कैपिटल डिवाइडेड होती है। ठीक है, तो शेयर का मतलब वो यूनिट, शेयर का मतलब वो यूनिट जिसमें कंपनी की शेयर कैपिटल डिवाइडेड रहती है। एंड शेयर इंक्लूड्स स्टॉक, शेयर में स्टॉक भी शामिल है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, स्टॉक का मतलब मैंने आपको बताया था ना जब हमने अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज पढ़ा था। कोई मुझे बताएगा? एनीवन कैन रिसाइट अगेन व्हाट इज बंडल ऑफ शेयर्स? बंडल ऑफ, यस देवेंद्र, बंडल ऑफ शेयर्स। अच्छा, वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर जैसे 1000 शेयर और 10 रुपए का है तो हमारी 10,000 वो बन जाएगी ना, स्टॉक बन जाएगा। जब नंबर ऑफ शेयर्स को हम एक वैल्यू में मर्ज कर देते हैं, बंडल ऑफ शेयर, देवेंद्र, बंडल ऑफ शेयर्स मर्ज इनटू अ वैल्यू। जब बंडल ऑफ शेयर को हम एक वैल्यू में मर्ज कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्टॉक। कंपनीज एक्ट में शेयर की डेफिनेशन में स्टॉक भी शामिल है। इसका मतलब कंपनीज एक्ट के जो जो प्रोविजंस शेयर्स पे लगेंगे वो प्रोविजंस स्टॉक पर भी लगेंगे। जितने प्रोविजन शेयर्स पे लगेंगे उतने प्रोविजंस स्टॉक पर भी लगेंगे। ठीक है, कंपनीज एक्ट ये कहता है कि कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इसको ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन जब भी आपको अपने शेयर किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करने हैं तो आपको कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी कंपनी के एओए में जो भी प्रोविजंस गिवन है, वॉट एवर प्रोविजंस आर गिवन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो सारे प्रोविजंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यानी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शेयर ट्रांसफ़र करने पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है प्राइवेट कंपनी के केस में तो वो भी फॉलो करनी पड़ेगी। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नेचर ऑफ शेयर्स। शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफरेबल इन अ मैनर ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो मैनर लिखा हुआ है उस मैनर में ट्रांसफरेबल है। यहाँ तक कोई डाउट?
मैम मैंने जो बोला था वो सही नहीं था वैसे, मतलब वैल्यू। नहीं, आपने सही बोला था, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली उसको करेक्शन की ज़रूरत थी। रेस्ट इज़ डिफाइन, ठीक है। हाँ, नाउ अभी बात, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक 100 रुपये का नोट है या मेरे पास एक 500 रुपये का नोट है। हर नोट का एक डिस्टिंग्विश्ड यूनिक नंबर होता है या नहीं होता है? जी मैम। होता है ना। हर नोट का, हर करेंसी नोट का एक डिस्टिंग्विश यूनिक नंबर होता है। लेकिन जब हम बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराते हैं, ठीक है, हमने मान लीजिए मैंने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये जमा कराए। जब मैं वापस बैंक से पैसा निकालती हूँ तो मुझे याद रहता है कि मैंने कौन से नंबर के नोट जमा कराए थे, और मैं बैंक को कहती हूँ नहीं नहीं वही वाले नंबर वाले नोट चाहिए मुझे, तो नहीं होता है, ठीक है। तो बोला कि कंपनी के हर शेयर का एक डिस्टिंग्विश नंबर होता है। कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो, और आपको पता है, ये आपने सुना होगा ना, जो व्यक्ति शेयर होल्ड करता है उसे क्या कहते हैं? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कहते हैं, ठीक है। आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं, इस बात का क्या प्रूफ होता है? वो डॉक्यूमेंट, शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। कंपनी आपको शेयर सर्टिफिकेट देती है। ये शेयर सर्टिफिकेट आपकी शेयर की ओनरशिप का प्रूफ होता है। और जैसे ही आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, आपका नाम कहाँ लिख लिया जाता है? रजिस्टर ऑफ मेंबर में, ठीक है। तो जब भी कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है, हर शेयर का एक डिस्टिंग्विश्ड नंबर होता है, अलग नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है। एवरी शेयर शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स एप्रोप्रिएट नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर होता है हर शेयर का, ठीक है। बट लेकिन शेयर्स हेल्ड इन अ डिपॉजिटरी सिस्टम, जो शेयर डिपॉजिटरी सिस्टम में रखे जाते हैं। अब ये क्या होता है डिपॉजिटरी सिस्टम, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपने कहीं सुना होगा कि डीमेट अकाउंट, ये शब्द सुना है आपने? डीमेट अकाउंट। जी मैम सुना है, इनकम टैक्स तो सुना है। हाँ, डीमेट अकाउंट, ठीक है। डीमेट अकाउंट का मतलब होता है वेयर शेयर्स can be kept in इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, ठीक है। जैसे क्या डिजिटल करेंसी का कोई यूनिक नंबर होता है? क्या पेटीएम में पड़े पैसों का कोई यूनिक नंबर होता है? नो, नहीं होता है, ठीक है। तो डीमेट अकाउंट मतलब जब आप अपने शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में नहीं रखते, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हो, दैट इज डीमेट अकाउंट। अभी क्या है कि इंडिया में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, ठीक है, या कुछ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज हैं, उनके लिए मैंडेटरी है कि उनको उनके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही इशू करने हैं, मतलब फिजिकल फॉर्म में शेयर इशू ही नहीं करने हैं, ठीक। यानी जब कंपनी फिजिकल फॉर्म में शेयर इशू करेगी तो कंपनी आपको क्या देगी? शेयर सर्टिफिकेट देगी। लेकिन जब कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर इशू करेगी तो आपको कोई शेयर सर्टिफिकेट नहीं देगी, नो शेयर सर्टिफिकेट, आपको शेयर सर्टिफिकेट नहीं देगी। फिर मैं पूछूं, फिर मेरा सवाल कि अगर मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या प्रूफ है मेरी शेयर की ओनरशिप का? मेरे शेयर पड़े कहाँ हैं? बोले कि अगर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर इशू करेगी तो आपके शेयर डीमेट अकाउंट में रखे होंगे। डीमेट अकाउंट ये क्या होता है और कहाँ खोला जाता है? बोला कि डीमेट अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, शॉर्ट में इन्हें कहते हैं डीपी, ठीक है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होते हैं? दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिपॉजिटरी। ये इंडिया में डिपॉजिटरी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। दो डिपॉजिटरी है इंडिया में, CDSL और NSDL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। दो डिपॉजिटरी हैं, CDSL, NSDL, और ये डिपॉजिटरीज के लाइसेंस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जैसे आपने सुना होगा मोतीलाल ओसवाल,
शेर खान सिक्योरिटीज, आनंद राठी सिक्योरिटीज, इंडिया इन्फोलाइन, ठीक है, एग्रॉय, ये सब सुना है आपने? ये नाम सुने हैं? सुना है मैम, सुना है। तो मैं एक दो सुन रहे थे। तो दे आर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, यानी अब हो गई, एक हो गया कंपनी और एक हो गया इन्वेस्टर, ठीक है। कंपनी मतलब एबीसी लिमिटेड और इन्वेस्टर मतलब बबलू, हम और आप, ठीक है। कंपनी को कंपल्शन है कि कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर खरीदना चाहती है, ठीक है। अब इन्वेस्टर कहता है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर कैसे खरीदूं, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो उसको बोला गया कंपनी ने कि आप ऐसा करो, अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लो। इन्वेस्टर को क्या करना है? अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना है। उसने पूछा कहाँ खुलवाऊं अपना डीमेट अकाउंट, तो बोला कि आप अपना अकाउंट डीपी के पास जाके खुलवाओ, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवाओ। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर आप हमारे जो शेयर खरीदोगे, हम आपके शेयर कहाँ क्रेडिट कर देंगे। कंपनी ने कहा हम आपके शेयर कहाँ क्रेडिट कर देंगे? आपके डीमेट अकाउंट में। बोले बहुत अच्छी बात है। फिर बोले मेरी शेयर की ओनरशिप का प्रूफ? बोले डीमेट अकाउंट का स्टेटमेंट आपके शेयर की ओनरशिप का प्रूफ है। अगर आपके डीमेट अकाउंट में कोई शेयर रखे हुए हैं, इसका मतलब आप उसके ओनर हो, ठीक। और अगर मैं शेयर बेचना चाहूं तो बोले फिर शेयर डेबिट हो जाएंगे, जैसे बैंक अकाउंट में होता है, पैसा जमा कराया तो क्रेडिट, खर्च किया तो डेबिट, शेयर खरीदे तो डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट और बेचे तो शेयर डेबिट। दिस इज अ डीमेट अकाउंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास खुलाया जाता है, लेकिन इस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को कौन कंट्रोल करता है? डिपॉजिटरी कंट्रोल करती है, ठीक है। यानी ऐसा मान लीजिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ब्रांच ऑफिस और डिपॉजिटरी हेड ऑफिस, यानी आपका डीमेट अकाउंट एक्चुअली में कहाँ खुलता है? डिपॉजिटरी के पास। लेकिन हमारी आंखों के सामने डिपॉजिटरी नहीं होती, हमारी आंखों के सामने कौन होते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं। तो अगर मुझे शेयर खरीदने हैं, मुझे शेयर बेचने हैं, वॉट एवर इट इज, सारी डिटेल कहाँ पे आती है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, जो डीमेट अकाउंट होता है। यानी ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में इंटरफेस की तरह काम करते हैं, मीडिएटर की तरह काम करते हैं, दोनों के बीच में मीडिएटर की तरह काम करते हैं। अभी अगर कंपनी को डिविडेंड देना है, ठीक है, अगर कंपनी को डिविडेंड देना है तो देखिए एक बात और कि अब क्योंकि कंपनी शेयर सर्टिफिकेट तो किसी को इशू कर ही नहीं रही, तो कंपनी के मेंबर्स की डिटेल कहाँ होगी? कंपनी के एज ऑन डेट मेंबर कौन कौन है, इसकी डिटेल कहाँ होगी? सोचिए, इसकी डिटेल कहाँ रखी होगी? रजिस्ट्रार में। रजिस्टर ऑफ मेंबर में, ठीक है। यही खास बात है कि जब कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर इशू करती है तो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम होता है? मेरा और आपका नहीं आदित्य, रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम आता है? डिपॉजिटरी का। और मेरे और आपकी डिटेल किसके पास रखी होती है? डिपॉजिटरी के पास। यानी कभी भी कंपनी को अगर जनरल मीटिंग का नोटिस भेजना है, अगर कंपनी को डिविडेंड बांटना है, कंपनी को बोनस शेयर देने हैं या कंपनी को राइट शेयर देने हैं, तो कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर को खोल के देखेगी। रजिस्टर ऑफ मेंबर में तो किसका नाम लिखा है? डिपॉजिटरी का। तो कंपनी एज ऑन डेट अपने मेंबर्स की डिटेल किससे मांगेगी? डिपॉजिटरी से मांगेगी। अपनी मेंबर्स की डिटेल डिपॉजिटरी से मांगेगी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को देगा और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कंपनी को देगा। यानी जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर रखे जाते हैं तो सारी डिटेल डिपॉजिटरी के पास होती है, लेकिन हम किसके थ्रू डील करते हैं? हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू डील करते हैं। तो जब डीमेट अकाउंट में शेयर रखे जाते हैं तो कोई शेयर सर्टिफिकेट नहीं होता, और कोई शेयर सर्टिफिकेट नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे शेयर का डिस्टिंग्विश नंबर भी नहीं होता। शेयर का डिस्टिंग्विश नहीं होता, शेयर का कोई डिस्टिंग्विश नंबर नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज डीपी, डीमेट अकाउंट,
एंड डिपॉजिटरी। कंट्रोलिंग कौन, किसकी, डिपॉजिटरी की। लेकिन काम हमारे सामने काम कौन करता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट करते हैं, और हम और आप उन डीपी के पास जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलाते हैं। अभी मेरे को भी कोई शेयर बेचना है या कोई खरीदना है, मैं इंस्ट्रक्शन किसे भेजूंगी, मेरे डीपी को भेजूंगी, मेरे आईडीबीआई के 100 शेयर बेच दो, मेरे बैंक ऑफ बड़ौदा के 300 शेयर खरीद लो। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मेरे इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। डीपी कोई फिजिकल पर्सन होता है? डीपी फिजिकल पर्सन नहीं होते हैं, डीपी आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। जैसे कंपनी होती है वैसे ही आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। इनको सेबी रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। जैसे मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट लिमिटेड, शेरखान सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। और पूछिए, और कोई डाउट? मैम इसमें ब्रोकर का क्या रोल होता है? These are the broker. Depository participants are the brokers. यही ब्रोकर्स होते हैं। अच्छा अच्छा। विदाउट ब्रोकर के शेयर नहीं ले सकते क्या? नहीं, आप डायरेक्ट शेयर ले सकते हो, ऐसा नहीं आप विदाउट ब्रोकर के शेयर नहीं ले सकते, आप डायरेक्ट शेयर ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कि आजकल शेयर लेने खरीदने के लिए भी अभी कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी ही जनरली फिजिकल शेयर्स इशू करती है। आप कंपनी को पैसा भेजो, कंपनी आपको शेयर सर्टिफिकेट दे देगी। अदरवाइज आपको डीमेट अकाउंट खोलना ही पड़ेगा। अभी देखिए, एक तो ये होता है मैं ब्रोकर को कहूँ कि मेरे लिए ना 500 शेयर आईटीसी के खरीद लो, वो खरीद देगा। 500 शेयर का पैसा कौन देगा, मैं या ब्रोकर, बताइए? ब्रोकर देगा मैम, पहले तो कर देगा, फिर मुझे देगा। 500 शेयर का पैसा ब्रोकर नहीं देता, मेरा बैंक अकाउंट उससे लिंक होता है। चलिए, फाइनली मेरी लायबिलिटी 500 शेयर का पैसा मैं दूंगी, लेकिन ब्रोकर मेरे लिए ये जो काम कर रहा है, ब्रोकर उसका कमीशन लेगा या नहीं लेगा? लेगा मैम। लेगा, ब्रोकर कमीशन लेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, मैं डायरेक्ट जाके स्टॉक मार्केट में 500 शेयर आईटीसी के खरीद सकती हूँ। मैं मेरे बैंक अकाउंट से पैसा दे सकती हूँ, लेकिन मेरे शेयर जाके क्रेडिट कहाँ होंगे? इस डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे। इस डीमेट अकाउंट को मेंटेन कौन कर रहा है? ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कर रहा है ना, तो वो उसके मेंटेनेंस चार्जेस ले लेगा। यानी डीमेट अकाउंट के मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं। आप जब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास अपना डीमेट अकाउंट खुलाते हैं, आप डीमेट अकाउंट से कोई काम मत कराओ, मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से कोई काम मत लो, बोले सब मैं करूंगा, मैं खुद शेयर बेचूंगा, मैं खुद खरीदूंगा, मेरा डीमेट अकाउंट मैं खुद हैंडल करूंगा। लेकिन फिर भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट लेता है, और अगर आप उसकी कोई सर्विस ले रहे हो तो ब्रोकरेज ले लेगा आपसे। इट इज। और कुछ? बढ़े आगे? यस मैम। ठीक है, ये केवल इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि डीमेट अकाउंट जब होता है तो वहाँ पर कोई डिस्टिंग्विश नंबर नहीं होता। शेयर हेल्ड इन डिपॉजिटरी सिस्टम शैल नॉट हैव डिस्टिंक्टिव नंबर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर रखे जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर कहाँ रखे जाते हैं? डीमेट अकाउंट। क्लियर? इस बात में कोई दिक्कत? बढ़े आगे? यस मैम। ठीक है। नाउ अगली बात, द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। अब हम थोड़ा सा इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को समझेंगे। आपको पता है पहले से, लेकिन कुछ डिफरेंट बात है, वो मैं आपको बता दूंगी। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स दो तरीके के शेयर्स होते हैं जो कंपनी इशू करती है। कंपनीज एक्ट में प्रेफरेंस शेयर्स को डिफाइन किया गया है, ठीक है। और बोले जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो क्या है? इक्विटी शेयर्स हैं। जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर्स हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या, ठीक है, कैसे कंपनीज एक्ट में प्रेफरेंस शेयर्स को डिफाइन किया गया? प्रेफरेंस का मतलब ही क्या होता है? प्रायोरिटी। जिसको प्रेफरेंस दिया जाए वो जिस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस दिया जाए वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस किस चीज में देते हैं? दो चीज में प्रेफरेंस देते हैं। बोले अगर डिविडेंड बटा, डिविडेंड क्या होता है? कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा, ठीक है, जो कंपनी शेयर होल्डर को देती है। डिविडेंड क्या? इट्स अ पार्ट ऑफ
डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट which is distributed by company among the shareholders. कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी शेयर होल्डर्स में बांटती है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड. ठीक है, तो जब भी डिविडेंड बटेगा सबसे पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा. ठीक है, और जब कैपिटल रीपेमेंट की बात आएगी, मतलब जब वाइंडिंग अप के टाइम पे शेयर होल्डर्स को पैसा मिलेगा, तो कौन से शेयर होल्डर को पहले पैसा मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले पैसा मिलेगा. ठीक है, उनका पैसा पहले उनको मिलेगा. ठीक है, अब एक बात मुझे बताइए कि ऐसे आपने सुना होगा प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं, जैसे 9% प्रेफरेंस शेयर्स. इसका मतलब क्या होता है 9%? डिविडेंड इंटरेस्ट रेट होती है. यस शिवम, क्या होता है ये? What is the meaning of this 9%? डिविडेंड रेट. It is not interest. क्रेडिटर को इंटरेस्ट दिया जाता है, ये तो शेयर होल्डर हैं. 9% डिविडेंड रेट. ठीक है, मान लीजिए किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, या कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट हुआ लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड नहीं देना चाहते. ठीक है, तो क्या आदित्य इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? लॉस हुआ है कंपनी को, या इस साल कंपनी डिविडेंड नहीं बांटना चाहती, फिर क्या करें? देना पड़ेगा. यस मैम, देना पड़ेगा. शिवम कहते हैं देना पड़ेगा. आदित्य आप क्या कहते हो? नहीं देना मैम. क्यों? शेयर होल्डर्स कभी भी कंपनी से डिविडेंड मांग नहीं सकते, ये बात आप ध्यान रखिएगा. शेयर होल्डर्स कभी भी कंपनी से डिविडेंड मांग नहीं सकते. ठीक है, क्योंकि वो कंपनी के क्रेडिटर नहीं होते. मांग कौन सकता है? जो क्रेडिटर होता है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए बोला गया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर शांति रखो, अगर डिविडेंड बटा तो पहले आपको मिलेगा, लेकिन अगर नहीं बटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस बार डिविडेंड रिकमेंड ही नहीं किया, नहीं बांटना चाहते, तो फिर किसी को भी नहीं मिलेगा. लेकिन अगर बटा तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तब इक्विटी शेयर होल्डर को. तो जब हम ये शब्द यूज करते हैं ना, प्रेफरेंशियल राइट एज अ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इसका मतलब आप कंपनी के क्रेडिटर नहीं हो, आप मांग नहीं सकते डिविडेंड, बटा तो पहले आपको मिलेगा. देखिए लिखा भी है, इन केस वेयर डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो पहले मिलेगा. ये बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई डाउट है इसमें? किसी को कुछ पूछना चाहता है कोई? अगली बात, प्रेफरेंशियल राइट एज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. कैपिटल के रीपेमेंट में प्रेफरेंशियल राइट है इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी. अगर कंपनी बंद हुई और सरप्लस बचा और शेयर होल्डर्स को पैसा बट रहा है, तो पहले लाइन में आगे आके कौन खड़ा हो जाए? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर. तो क्योंकि इन दो अधिकारों में उनको प्रायोरिटी मिलती है, इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. बात समझ में आ गई? अब एक बात बताइए, मैं कंपनी की इक्विटी शेयर होल्डर हूँ, ठीक है, और अभी मैंने कंपनी को, मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूँ, और कंपनी ना कल प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहती है और बोलेगी कि बस सोनल, अब ना अगर डिविडेंड बटेगा तो तुम लाइन में पीछे खड़े हो जाना, पहले हम ना चंचल को देंगे, आदित्य को देंगे, शिवम को देंगे, अभिषेक को देंगे, रिया को देंगे. ठीक है, मेरे को ये बात अजीब नहीं लगेगी या मुझे गुस्सा आएगा ना कि यार मैंने पहले पैसा दिया, मैं कंपनी की इक्विटी शेयर होल्डर हूँ, ठीक है, आप सडनली मुझे कह देते हो कि कल से तुम पीछे और ये लोग आगे. मुझे परेशानी होगी या नहीं होगी? बताइए. होगी मैम. होगी. तो जब भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करना चाहती है, शर्त
स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करना पड़ेगा। यानी कंपनी के 75% मेंबर्स अगर अप्रूवल दें कि भाई कर लो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू, तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। एंड इतना ही नहीं, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन होना चाहिए कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है। ठीक है, तो एओए में प्रोविजन हो, कंपनी एसआर पास करे। और तीसरी बात, जिस समय कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है उस समय पुराने किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे के रीपेमेंट का डिफॉल्ट सबसिस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब मान लीजिए किसी पुराने प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पेमेंट की मैच्योरिटी डेट आ गई थी और आपने उस पुराने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो पैसा ही नहीं दिया, आप नए प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहते हो, नहीं। जिस दिन आप इशू करना चाहते हो प्रेफरेंस शेयर, नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट, सबसिस्टिंग का मतलब एग्जिस्ट, पुराने प्रेफरेंस शेयर होल्डर के रिडेम्पशन में कोई डिफॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हुई, एओए, एसआर और नो डिफॉल्ट इन रिडेम्पशन ऑफ अर्लियर इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी होती है तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, आपने बोला था जब भी एसआर पास होगा तो एमजीटी जरूर पास होगा उसके साथ साथ, तो इसमें भी होगा या नहीं होगा? वापस बोलिए। एमजीटी 14 यही बोल रहे हो ना चंचल? मैम जब आपने बोला था ना कि जब एसआर पास होता है तो एमजीटी 14 तो होता ही होता है, तो इसके इसमें भी होगा? हाँ, यहाँ भी होगा, सब जगह होता है। एमजीटी 14 विथ कॉपी ऑफ एसआर सब जगह जाता है जब भी एसआर पास होगा। चलिए, अब अगली बात, दो तरीके के शेयर्स आपने सुने होंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इररिडीमेबल, सुना है? यस मैम, सुना। क्या मतलब होता है रिडीमेबल और इररिडीमेबल का? रिडीमेबल शेयर्स जिनको वापस हम मैच्योरिटी डेट के बाद वापस प्रेफरेंस मतलब करवा सकते हैं, उनको वापस प्रेफरेंस शेयर में। क्या करवा सकते हैं प्रेफरेंस शेयर? मैम रिडीमेबल शेयर में जिनको अपन इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं, दैट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नो मैम वैसे मैम रिडीमेबल शेयर्स वो होते हैं जिनको कंपनी है ना एक मतलब आफ्टर मैच्योरिटी रिडीम कर सकती है बाय पेइंग द अमाउंट ऑफ देम टू द शेयरहोल्डर्स। या वेरी गुड, सही, बिल्कुल सही। कन्वर्टिबल होते हैं जो, हाँ, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जिनकी एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, जिनकी ड्यू डेट होती है कि भाई इस दिन के बाद ना इनको लौटा देंगे। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ये नहीं कह रहे लौटाएंगे नहीं, लेकिन पता नहीं कब लौटाएंगे, इररिडीमेबल। ठीक है, तो कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो इशू कर ही नहीं सकती, नॉट अलाउड, इररिडीमेबल कर ही नहीं सकती। यानी जब भी कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी वो रिडीमेबल होंगे, यानी प्रेफरेंस शेयर इशू के समय ही उनकी ड्यू डेट डिसाइड हो जाएगी कि भाई इस दिन इस तारीख को ब्याज के साथ पैसा देना है। ठीक है, सॉरी ब्याज नहीं, इस दिन इस तारीख को प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है। ब्याज शब्द मैंने गलत यूज किया, नहीं करेंगे ब्याज शब्द, ब्याज नहीं होता प्रेफरेंस शेयर्स में, राइट। नाउ अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करें तो कंपनी मैक्सिमम 20 साल के लिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है। यानी कंपनी के द्वारा इशू किए गए प्रेफरेंस शेयर्स का मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिडीम्पशन कितना हो सकता है? 20 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल बाद मैच्योरिटी डेट आ सकती है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में कंपनी 20 साल से ज़्यादा वाले भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकती है। 20 साल से ज़्यादा, लेकिन कितने? 30 साल तक, यानी 30 ईयर्स वाले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। 30 ईयर का वाले मतलब 30 साल, 30वें साल पे उनकी रिडीम्पशन डेट आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल। नॉर्मल परिस्थितियों में 20 साल के पीरियड के लिए, एक्सेप्शनल सिचुएशन में 30 साल के लिए। अभी क्या एक्सेप्शनल सिचुएशन होती है? बोले अगर कोई भी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डील करती है या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के सेटिंग अप में लगी है, वो 30 साल वाले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है। बट शर्त, 30 ईयर वाले अगर आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए तो कर तो सकते हो, ठीक है। पहली शर्त क्या?
स्पेसिफाइड कंपनी होनी चाहिए, यानी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगी है। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि 21वें साल से 21st ईयर्स से आपको 10% रिडीम करते चले जाना है। मान लीजिए आपके प्रेफरेंस शेयर्स आपने 2001 में इशू किए और उनका रिडीम्शन पीरियड है 2030, कर सकते हो। पहली शर्त इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी होनी चाहिए, और दूसरी शर्त 2021 से, है ना, 21वें साल से हर साल 10% पैसा आपको मैच्योर करते चले जाना है, देते चले जाना है, एट द ऑप्शन और अर्लियर ऑन प्रपोर्शन बेसिस एट द ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोलो कि हम तो है ना 2025 तक ही तुम्हारा सारा पैसा लौटा देंगे, और प्रेफरेंस शेयर भी इस बात के लिए राजी है, तो आप 2025 तक ही उसका पैसा लौटा सकते हो, 2030 तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ये पढ़ के देखिए, ये पढ़ के देखिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, क्लियर? कुछ पूछना है इसमें? कुछ पूछना चाहते हैं, बढ़े आगे? नो मैम। चलो ठीक है। अब अगली बात, अभी क्योंकि हमने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो प्रेफरेंस शेयर का रिडिम्शन करना पड़ेगा। रिडिम्शन का हिंदी मीनिंग अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं, पैसा चुकाना पड़ेगा उनका, ठीक है। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं? नो मैम। नहीं, क्रेडिटर नहीं होते, लेकिन फिर भी मेच्योरिटी पे, ड्यू डेट पे उनका पैसा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि इशू के समय पे आपने उनसे वादा किया था कि इस दिन हम आपके प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर देंगे। अब प्रेफरेंस शेयर के रिडीम्शन के लिए, यानी कंपनी ने जब प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे तो पैसा ले लिया, अब वो पैसा उन्हें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लौटाना है, तो रिडीम्शन के टाइम पे कंपनी को पैसा चाहिए या नहीं चाहिए लौटाने के लिए? चाहिए मैम। चाहिए, पैसा चाहिए। तो प्रेफरेंस शेयर के जब रिडीम्शन की बात करूंगी तो दो सोर्सेज हैं। रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैसे कर सकती है कंपनी? या तो बाय इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स। बाय इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स का मतलब कंपनी नए शेयर इशू करे, कंपनी नए शेयर इशू करे, कंपनी पैसा इकट्ठा करे और प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दे। चलेगा ना? ऐसा करेगी कंपनी, कर सकती है? यस मैम, कर सकती है। दूसरा, बाय फ्री रिजर्व्स या फिर फ्री रिजर्व से। ये फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं? कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हर साल अपने रिजर्व्स में डालती है। P&L अकाउंट में जो भी प्रॉफिट होता है हर साल कुछ हिस्सा कंपनी अपने रिजर्व्स में डालती है। क्यों? ताकि फ्यूचर में जरूरत पड़े तो काम आ सके। दिस इज कॉल्ड फ्री रिजर्व्स। तो कंपनी फ्री रिजर्व्स से भी अपने प्रेफरेंस शेयर का रिडिम्शन कर सकती है, या तो नए शेयर इशू करके या फ्री रिजर्व से, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी ने फ्री रिजर्व्स से पैसा निकाला, ठीक है, तो जितनी भी नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जितनी भी नॉमिनल प्रेफरेंस शेयर्स, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के इक्वल अमाउंट से CRR क्रिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या? मान लीजिए कंपनी को 10,000 प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं 10 रुपए वाले, तो बताइए कितना पैसा चुकाना है? 10,000 प्रेफरेंस शेयर, 1 लाख, ठीक है। कंपनी ने 1 लाख रुपया, कंपनी ने 1 लाख रुपया अपने फ्री रिजर्व से लिया, तो जितना पैसा, जितनी नॉमिनल वैल्यू के बराबर का अमाउंट कंपनी अपने फ्री रिजर्व से कम करती है,
उतनी वैल्यू का कंपनी को एक और रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिडिम्पशन रिजर्व। आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स या आउट ऑफ प्रॉफिट्स कर सकते हैं, फ्री प्रॉफिट्स। उतने पैसे का कंपनी को कैपिटल रिडिम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे, ये प्रेफरेंस शेयर क्या होने चाहिए? फुल्ली पेड अप होने चाहिए, ठीक है। ये 3 लाइन पढ़ के देखिए, ये 2 लाइन काट देंगे यहाँ वाली, ये तीनों लाइन पढ़ के देखिए, तीनों बुलेट्स पढ़ के देखिए। क्लियर? कुछ पूछना चाहता है कोई? CRR स्टैंड्स फॉर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। एक सेकेंड, हाँ चंचल बोलिए। ये जो शेयर इशू करेंगे कौन से वाले करेंगे? प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे? नहीं, आप वापस बोलो, मुझे आपकी क्वेरी समझ में नहीं आई, वापस बोलिए चंचल। ये जो इशू करेंगे शेयर फ्रेश, कौन से वाले करेंगे? कोई भी कर सकती है कंपनी, preference- कोई से वाले भी कर सकती है, इक्विटी वाले, प्रेफरेंस वाले, जो उसे करना है करे। ओके, ठीक है। यस कृष्ण गोपाल, यू वांट टू आस्क समथिंग? मैम अगर प्रेफरेंस शेयर को हमने रिडम्पशन कर दिया है तो उसमें हम CRR बनाने का फिर क्या कारण है, क्या रीजन है उसको बनाने का? ये कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि जितना रिजर्व्स आप खाली करोगे ना, उतने बराबर का आप एक अलग से रिजर्व क्रिएट करो, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिडिम्पशन रिजर्व। और इसके यूज स्पेसिफिक होते हैं। इस कैपिटल रिडिम्पशन, देखिए नाम ही क्या है, कैपिटल को रिडीम करने के लिए बनाया गया रिजर्व। तो इस CRR का फिर यूज स्पेसिफिक है, हम पढ़ेंगे आगे कि यही पर्टिकुलर पर्पज में CRR काम आता है। एक्ट में लिखा है कि CRR क्रिएट करना पड़ेगा। मैम यहाँ पे 4th पॉइंट में FS का क्या मतलब है? FS कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 4th पॉइंट पढ़ना ही नहीं है, देखो मैंने कहा टिक किया, मैंने बोला ये 3 पढ़ना है, 4th तो पढ़ाऊंगी अभी मैं आपको, ठीक है। अभी 4th पढ़ते हैं। आपने ये कभी सुना है कि कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स के रिडिम्पशन के टाइम पे, ठीक है, कंपनी को प्रीमियम देना पड़ सकता है? कंपनी के प्रेफरेंस शेयर के रिडिम्पशन के टाइम पे कंपनी को प्रीमियम देना पड़ सकता है, ये सुना है? यस मैम, सुना भी है, करा भी है। हाँ, तो रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑन प्रीमियम, इसका मतलब क्या? आपने जब प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे 100 रुपए का था, लेकिन लौटाते टाइम आपको 110 रुपए चुकाना पड़ रहा है, तो आप 10 रुपए क्या दे रहे हो? प्रीमियम पे कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे बोला कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स के रिडिम्पशन के टाइम पे आपको प्रीमियम देना है तो 2 कंडीशन हो सकती है। आप भी बना लीजिए डायग्राम। कंपनी प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी है, या कंपनी हुज FS स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई कंपनी जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर सेक्शन 133, या किसी कोई कंपनी जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं 133 में लिखे हुए, सेक्शन 133 में लिखे हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। अगर ये कंपनीज प्रेफरेंस शेयर का रिडिम्पशन प्रीमियम पे करती है तो प्रीमियम अमाउंट shall be paid out of profits। out of profits मतलब फ्री रिजर्व्स। तो प्रीमियम, इन कंपनीज को प्रीमियम का पैसा कहां से ले सकती हैं? कहां से ले सकती हैं?
केवल फ्री रिजर्व से ले सकती है, केवल फ्री रिजर्व से ले सकती है। एंड अदर क्लास ऑफ कंपनीज, इसके अलावा अगर कोई दूसरी क्लास ऑफ कंपनीज हैं प्रीमियम अमाउंट may be paid out of securities premium account or out of profits। तो प्रीमियम अदर क्लास ऑफ कंपनी प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में कोई पैसा पड़ा है वहां से ले सकती है, या प्रॉफिट से भी ले सकती है, फ्री रिजर्व से भी ले सकती है। ये लिख लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैम। हाँ जी बोलो दिव्यांश। मैम एक बार वापस रिपीट करो ना। जब भी कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन प्रीमियम पे करती है तो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो कंपनी प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है या अदर क्लास ऑफ कंपनी है। अगर कंपनी प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है और वो अपने प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन प्रीमियम पे करना चाहती है तो प्रीमियम का पैसा कहाँ से लेके आएगी? बोले तब आप प्रीमियम का पैसा आउट ऑफ प्रॉफिट्स ले सकते हो, फ्री रिजर्व से ही ले सकते हो। लेकिन अदर क्लास ऑफ कंपनीज हैं, इनके अलावा कोई दूसरी कंपनी है तो वो अपने प्रीमियम का पैसा या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से ले ले, कंपनी के पास अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में कोई पैसा पड़ा है तो, और नहीं है तो आउट ऑफ प्रॉफिट से ले ले, जैसा चाहे वैसा कर ले। लेकिन इनके पास चॉइस नहीं है, ये अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का पैसा प्रीमियम पे करने में नहीं कर सकती। इन कंपनीज को तो प्रीमियम का पैसा आउट ऑफ फ्री रिजर्व से ही निकालना पड़ेगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो यही बात ये फोर्थ पॉइंट में लिखी हुई है, फोर्थ बुलेट में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा प्रेफरेंस शेयर्स की बात। अब जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर है। मतलब इक्विटी शेयर का मतलब कोई भी ऐसे शेयर्स, ठीक है, जो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। मतलब देखिए कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है, द शेयर अदर देन प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड इक्विटी शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर है। यानी इक्विटी शेयर्स को क्या मिलते हैं? वोटिंग राइट। उनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता और उनको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस एसेट्स में प्रायोरिटी नहीं मिलती। यानी जब पैसा बढ़ता है तो लाइन में सबसे आखिरी में कौन खड़ा होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर डिविडेंड बढ़ रहा है तो सबसे आखिरी में किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और उनको वोटिंग राइट होते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर कहाँ देंगे वोट? बताइए कहाँ देंगे वोट? जनरल मीटिंग्स में। जनरल मीटिंग में, जब ओआर या एसआर पास होता है। हम पढ़ के आए ना कि जब कभी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है या कभी स्पेशल रिजोल्यूशन, तो वहां पे कौन वोट देगा? वहां पे इक्विटी शेयर होल्डर्स वोट देंगे, वहां पे इक्विटी शेयर होल्डर्स वोट देंगे। ठीक है, ये अच्छा। एक दूसरी बात, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं मिलता? क्या मीटिंग में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं मिलेगा? मिल सकते हैं। मिल सकता है चंचल? जी मैम। केवल वहां मिलेगा जहां पर उनके इंटरेस्ट को कोई नुकसान पहुंच रहा है। मतलब बोले कि तुम्हारे मामले की बात हो तो प्रेफरेंस शेयर वोट करना, अदरवाइज मुंह पे उंगली लगा के चुपचाप साइड में बैठे रहो। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को केवल कहां वोट करना है? जहां उनके मतलब की बात हो। अदरवाइज नॉर्मल केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोट नहीं मिलता। ये भी नहीं कहेंगे दे कैन नॉट वोट, दे कैन वोट बट ओनली मैटर्स रिलेवेंट टू देम, वहीं पे वो वोट कर सकते हैं। अदरवाइज हर मैटर पे किसको टांग अड़ाने का अधिकार है? इक्विटी शेयर। लेकिन क्या इक्विटी शेयर होल्डर हर जगह वोट करेंगे? हर जगह उनकी डिसीजन मेकिंग चलती है क्या? नो मैम। फिर कहाँ चलती है? मैम जहाँ पे कंपनीज एक्ट अलाउ करे।
जहां पर कंपनीज एक्ट अलाउ करे और जहाँ पे उनका इंटरेस्ट हो। अच्छा, और कोई बताएगा। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या हर मैटर पे वोटिंग राइट मिलता है या किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में उन्हें वोटिंग राइट मिलता है? हर मैटर में मिलता है मैम। हर मैटर में मिलेगा। यस आदित्य? हर मैटर में मिलता है मैम। नहीं, हर मैटर पे नहीं मिलता, केवल उन मैटर्स पे मिलता है जहां पे कंपनीज एक्ट में लिखा है कि ये काम करने के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए या स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। हर मैटर पे उनको वोटिंग राइट नहीं मिलता। जहां कंपनीज एक्ट कहता है कि डायरेक्टर ये काम करने के लिए मेंबर से पूछो, वहीं मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता। ठीक है मैम मैंने भी तो ये बोला था। आपकी वॉइस मेरे पास प्रॉपर आई नहीं थी। ओके मैम। ठीक है, चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, क्लास खत्म करते हैं। और